तो कल वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल जो होता है वो कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होता है? 4 तरीके का होता है बायोमॉलिक्यूल। 4 तरीके में क्या हो जाएगा आपका? एक आपका अमीनो एसिड हो जाएगा। अमीनो एसिड से क्या बनेगा आपका? प्रोटीन बनेगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा आपका? लिपिड हो जाएगा। ये जो चारों बायोमॉलिक्यूल होते हैं, एक्चुअली में जो हमारी पहली यूनिट है, सबसे पहले हमें इन्हीं 4 चैप्टर को पढ़ना है। और फिर बायोमॉलिक्यूल का डिटेल में पढ़ने के बाद हमें इनकी क्या पढ़ना है? मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। तो मैंने कल वाले लेक्चर में ये बताया था कि जो बायोमॉलिक्यूल होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या, उसका कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज स्पेशली हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? अमीनो एसिड के बारे में। तो थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूल का एक इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? आपका अमीनो एसिड। अब देखो, जो बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा हम लोग लेनिंजर से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? लेनिंजर। आप जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑल ओवर वर्ल्ड में मानी जाती है। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात की जाती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। तो हम लोग जो है लेनिंजर में पढ़ेंगे। इसमें आप क्या करेंगे? आपको नोट्स बनाना है। पहले आप समझोगे, उसके बाद आप नोट्स बनाओगे। तो तरीका उसके लिए ये है कि जैसे मान लो इसको हम समझाते जाएंगे, बोर्ड भी आपको समझाएंगे, आपका मन कहेगा तो आपको लिख लीजिएगा, या फिर आपका मन ये कहेगा कि एक बार जो है घर पे जाके आप क्या करिए, वीडियो प्ले करके फिर वहां से अपना नोट बना लीजिएगा, जैसे आपको सही लगे है। दोनों काम हो सकता है। बट पहली चीज जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो कल वाले लेक्चर में थोड़ा सा हम बायोमॉलिक्यूल का एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं और उसके बाद फिर जो है हम लोग डिस्कस करते हैं आगे वाली चीज। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कल बताई थी सारी चीजों को ना। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल। और इस बायोमॉलिक्यूल में आज हम लोग जो बात करना है वो किसके बारे में बात करना है? स्पेशली अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, अमीनो एसिड। अब देखो, बायोमॉलिक्यूल को मैंने आपसे कहा था, अब कल तो आप लोग आए नहीं थे। ये जो बायोमॉलिक्यूल होता है ये 4 तरीके का हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका? अमीनो एसिड हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा आपका? लिपिड हो जाएगा। ठीक है, ये जो चारों बायोमॉलिक्यूल हैं, एक्चुअली ये हमारे 4 चैप्टर हैं। समझ रहे हैं ना? स्टार्टिंग के जो चारों चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री के, वो क्या हो जाएंगे? हमारे ये हो जाएंगे अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? आपका आज अब अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट बात है इस बायोमॉलिक्यूल की, वो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारे बायोमॉलिक्यूल है ये बने किसके होते हैं, इनका कंपोजिशन क्या होता है। सही बात है नहीं? तो मतलब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसे कौन से कॉमन एलिमेंट हैं जिनकी वजह से ये क्या हुआ है? आपका बना हुआ है। उसके बाद इनका हम लोग एक कॉमन स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब बायोमॉलिक्यूल की बात होती है तो ये बायो दो चीज होता है हमारे पास। आपने सुना होगा एलिमेंट का नाम, सुना होगा ना? किसका नाम सुना होगा? एलिमेंट्स। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स के बारे में। तो जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो दो तरीके के एलिमेंट होता है। एक क्या हो जाएगा हमारा? मैक्रो एलिमेंट। क्या हो जाएगा? एक हमारा मैक्रो एलिमेंट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा माइक्रो एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट। अब ये मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ये मैक्रो और माइक्रो जो एलिमेंट होते हैं ये कई तरीके से होते हैं। मैक्रो का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे एलिमेंट जिनका कंसंट्रेशन इन बायोमॉलिक्यूल को बनाने में सबसे ज्यादा है। समझ रहे हैं ना? ऐसे एलिमेंट जिनका कंसंट्रेशन इन बायोमॉलिक्यूल को बनाने में सबसे ज्यादा है, उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? उनको हम रखेंगे मैक्रो एलिमेंट में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइक्रो एलिमेंट का रोल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइक्रो एलिमेंट का रोल नहीं है। माइक्रो एलिमेंट भी रोल प्ले करते हैं किसमें? आपका इन बायोमॉलिक्यूल को बनाने में। बट मेन बात ये है कि उनका कंसंट्रेशन क्या होता है? कम अमाउंट में होता है। ये बात समझ आ गई ना? अब देखो, अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। अब माइक्रो एलिमेंट में हम 5-6 तरीके की एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, अगर हम एग्जाम्पल तौर पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मैक्रो एलिमेंट में ना, क्या ले ले रहे हैं? एक कार्बन ले ले रहे हैं, दूसरा हाइड्रोजन ले रहे हैं, तीसरा हम लोग क्या ले रहे हैं? नाइट्रोजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, फास्फेट ले रहे हैं और
सल्फर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ये हमारे 5-6 तरीके क्या हो गए? मैक्रो एलिमेंट हो गए। सही बात है ना? ये 5-6 तरीके हमारे क्या हो जाएंगे? मैक्रो एलिमेंट। ये जो मैक्रो एलिमेंट होते हैं, अब इसके बाद भी बहुत सारे होते हैं हमारे माइक्रो एलिमेंट। समझे इस बात को? माइक्रो मतलब जिनका कंसेंट्रेशन इन बायोमॉलिक्यूल को बनाने में कम अमाउंट में है, वो किस में आ जाएंगे? आपका माइक्रो में आ जाएंगे। ये जो हमारे मैक्रो एलिमेंट्स हैं, लगभग 98% अप्रॉक्स 98%, ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो हमारे बायोमॉलिक्यूल बने हैं, इनको बनाने में 98% अप्रॉक्स 98% किनका रोल है? इनका रोल है। कैसे रोल है? अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो लिपिड होते हैं, वो मेनली किसके बने होते हैं? वो मेनली बने होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, फास्फेट के और सल्फर की। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? अब इसमें से भी ये 4 चीज जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो स्टार्टिंग के 4 हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने हमारे बायोमॉलिक्यूल हैं, इनको बनाने में 6 मेजर एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमने कह दिया, आपने मान लिया, लेकिन हम ऐसे नहीं है ना कि हम कह दिए और आपने मान लिया। हमें इसको क्या करना है? प्रूव भी करना है। करना नहीं करना है? तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? इनका हम एक कॉमन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जब हम कंपोजिशन की बात करेंगे कि भाई बायोमॉलिक्यूल का कंपोजिशन क्या होता है, तो बायोमॉलिक्यूल कंपोजिशन क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फेट और सल्फर। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ इतने ही होते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ इनका जो रोल होता है वो क्या होता है? इन बायोमॉलिक्यूल को बनाने में मैक्सिमम होता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? नहीं ना? अब बात ये आ रही है कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम सबका एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। क्या करते हैं? हम सबका एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो, अगर हम अमीनो एसिड की बात करते हैं, तो अमीनो एसिड 2 तरीके से होती है। समझिए आप इस बात को। अमीनो एसिड क्या हो जाएगा आपका? 2 तरीके से हो जाएगी। एक, हमने सुना है ना कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। ये बात सुना है ना कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। लेकिन क्या जितनी अमीनो एसिड होती हैं, सब प्रोटीन बनाएंगी? ऐसा नहीं होता है। कि तो अमीनो एसिड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो प्रोटीन बनाएंगी और दूसरा जो प्रोटीन नहीं बनाएंगी। जो प्रोटीन बना रही हैं, वो क्यों बना रही हैं, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और जो प्रोटीन नहीं बना रही हैं, वो क्यों नहीं बना रही हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस बेस पे हम अमीनो एसिड को, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो आपका अमीनो एसिड है, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम लोग क्या करेंगे? नॉन स्टैंडर्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कल बताए थे। एक हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन स्टैंडर्ड। और दूसरे हम लोग क्या बोल देंगे? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड दैट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो कॉमन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अच्छा ये जो होते हैं ना स्टैंडर्ड, ये अप्रॉक्स कितने होते हैं? 22 होते हैं। कितने होते हैं? अप्रॉक्स 22 अमीनो एसिड होते हैं, जिनको हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोलेंगे। इसमें से 20 क्या होते हैं? मेन होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी प्रोटीन बनी होती है, वो प्रोटीन इन्हीं 20 से 22 अमीनो एसिड की बनेंगी। मतलब हमारी बॉडी में हजारों तरीके की प्रोटीन्स हैं। भाई प्रोटीन हमारी एंजाइम है तो भी क्या प्रोटीन ही तो है। हमारा जो है हार्मोन्स हैं, मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ देम जो हार्मोन्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? आपके प्रोटीन नेचर के होते हैं। और बहुत सारी चीजें जो होती हैं, वो क्या होती हैं? आपका प्रोटीन की बनी होती हैं, प्रोटीन नेचर की होती हैं। तो जितनी प्रोटीन, हजारों तरीके की जो प्रोटीन है, वो किससे बनी होंगी? वो मेनली हमारे 22 तरीके की बनी होती है ना। किससे बनी होंगी? 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की बनी होती हैं। अभी हम लोग इनका एक एक करके इनका स्ट्रक्चर देखेंगे और उनका हम लोग क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? तो अगर हम इन 22 स्टैंडर्ड, अगर हम इन 22 स्टैंडर्ड को अगर हम लोग देखते हैं, ये जो 22 स्टैंडर्ड है, इनका अगर हम एक कॉमन स्ट्रक्चर देखें, क्या देखें? अगर इनका हम एक कॉमन स्ट्रक्चर देखें, तो अगर हम अमीनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सेंटर में क्या हो जाएगा? कार्बन। ध्यान दीजिएगा। एक साइड क्या हो जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। एक साइड क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा। एक साइड क्या हो जाएगा आपका? अमीनो ग्रुप हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा आपका? आर ग्रुप हो जाएगा। समझेगा बात को? तो जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, उन सब पे ये क्या होता है? कॉमन स्ट्रक्चर होता है। कोई दिक्कत इसी को? तो जितने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होंगे, उस सब का क्या हो जाएगा? आपका ये कॉमन स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जो एक इंटरेस्टिंग बात है, वो जो इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि देखो, ये
ये एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता रहा हूँ इसमें। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें से ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है ना, कौन सा देखिए, ये मतलब सेंटर में कार्बन हो जाएगा, एक साइड आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, एक साइड आपका अमीनो ग्रुप हो जाएगा, और एक साइड क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन ग्रुप। जितने भी 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की हम लोगों ने बात किया है, 20 या 22 स्टैंडर्ड की बात किया हुआ है, उन सब में इतनी चीज क्या होती है, कॉमन होती है। मतलब कोई भी अमीनो एसिड होगा, सब में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, और सेंटर में क्या हो जाएगा आपका कार्बन जो है, ये सब में क्या होगा आपका कॉमन होगा। कोई दिक्कत इसी को। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो कंपोजिशन हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पे, और स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमें 20 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखना है। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे, बट अगर सारे 20 अमीनो एसिड का अगर हम लोग एक कॉमन स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा बीच में कार्बन, एक साइड क्या हो जाएगा आपका अमीनो ग्रुप, एक साइड क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये सारे 20 अमीनो एसिड जितने हमारे स्टैंडर्ड हैं, उस सब में क्या होगा, कॉमन होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ आ रहा है ना, मतलब ये वेरिएबल नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो क्या हम ये कहेंगे कि जितने अमीनो एसिड हैं, 20 अमीनो एसिड हैं, सबका कॉमन स्ट्रक्चर होता है, सबका कॉमन कंपोजिशन होता है? नहीं होगा ना भाई। आप इतने सारे लोग हो, क्या सब एक ही जैसे हो? कोई ना कुछ तो वेरिएशन है ना। अगर सब एक ही जैसे होते तो पहचान ही ना पाते। सबके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन है, लेकिन कॉमन फीचर तो सब में है ना। कॉमन फीचर तो सब में है, लेकिन वेरिएशन तो आ रहा है, नहीं आ रहा है। वेरिएशन कुछ वजह से तो वही रहा है ना। सही बात है नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं, सब का ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन फीचर हो जाएगा। सबका जब ये कॉमन फीचर होगा, तो ये जो आर ग्रुप होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल साइड चेन। क्या बोलेंगे, वेरिएबल साइड चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएबल साइड चेन। तो वेरिएबल साइड चेन का मतलब क्या हो जाएगा, कि मतलब जो आर ग्रुप होगा वो डिसाइड नहीं होगा, उस पे अलग अलग क्या लगेंगे, फंक्शनल ग्रुप लगेंगे। क्या लगेंगे, उस पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगेंगे, और उनके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगने की वजह से क्या होगा, सारी अमीनो एसिड का नाम क्या हो जाएगा आपका, बदल जाएगा। सारे अमीनो एसिड का नाम बदल जाएगा, सारी अमीनो का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, सारी अमीनो एसिड का कंपोजिशन बदल जाएगा, और सारी अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। बात में आ रहा ना। तो जो फंक्शनल आर ग्रुप होता है, वो किसी भी अमीनो एसिड का क्या डिसाइड करेगा, उसका स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी, और उसका क्या डिसाइड करेगा, फंक्शन। ये बात समझ में आ रहा है कुछ, ये बात समझ में आ रही है ना। अब कैसे होगा हम लोग देखते हैं। अब तुरंत इसको हम डायग्राम पे बेस पे पहले देख लेते हैं। पहले डायग्राम पे बेस पे देखते हैं कैसे ऐसा हो रहा है, फिर उसके बाद फिर हम और बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको ना। तो अब आप देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तब पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। देखो यहाँ पे ये है ना कि आपका सिलेबस अच्छे से जाएगा, ठीक है। पर डे आपकी क्लास 10 बजे रखेंगे हम लोग, ठीक है। पर डे 10 बजे क्लास रहेगी आपकी, पूरे 6 दिन पढ़ाएंगे आपको, समझ रहे हैं ना। पूरे 6 दिन आपकी चलेगी यहाँ पे, और एक आध दिन संडे को तो मान लो विद्वान सर पढ़ा लेंगे, तिवारी सर पढ़ाएंगे अपना, मतलब जो क्लास चल रही है तो चलेगी ही। ये वाली क्लास जो है आपकी पर डे में 6 दिन पढ़ाऊंगा आपको, 2 से ढाई घंटे, है ना। तो इससे ये हो जाएगा कि आराम से 5-6 मिनट तो मैं अकेले कवर कर दूंगा, वो भी बहुत स्टैंडर्ड लेवल का। और आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम पीडीएफ से और बुक से डायरेक्ट पढ़ाएंगे। जब बुक से पढ़ाएंगे तो क्या होगा, कुछ बचेगा नहीं, सब हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप मेहनत कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ दे देंगे, और आप अपना नोट बना लीजिएगा, ठीक है। इतना आप काम करिएगा, क्योंकि हम लोगों को 6 महीने में सिलेबस भी खत्म करना है, और खत्म ही नहीं करना है, बहुत डिटेल में खत्म करना है, उस लेवल पे ले जाके खत्म करना है जिस लेवल की हमें जरूरत है। 4-5 घंटा कोई पढ़ाता है, तो पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है ना। आपको 4 घंटे 5 घंटे क्लास रोज मिलेगी, नहीं मिलेगी क्या। तो अब आप देखो यहाँ पे, अब देखो ये क्या हो गया, ये अमीनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर है। अब इस अमीनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर है, अगर आप इसमें देखोगे, आप देखिए यहाँ पे, अगर इस अमीनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, देखो ये बीच में क्या दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको ना, ये क्या है आपका सी अल्फा लिखा है। क्या लिखा है, ये क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आपका, अमीनो ग्रुप हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, आर वेरिएबल साइड चेन हो जाएगा। देखो कार्बन जो होता है ना, कार्बन पे यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है,
तो जब कोई भी कार्बन सेंटर में होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। और अगर यही कोई कार्बन यहाँ पे होगा कि सेंटर में नहीं है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। कोई कार्बन इसके और नीचे आ जाएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, गामा बोल देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, इसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे। तो हमने कहा कि जितनी भी अमीनो एसिड होती है उसका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेंटर में क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। एक साइड क्या हो जाएगा, आपका अमीनो ग्रुप हो जाएगा। एक साइड क्या हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। एक साइड क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, आपका आर वेरिएबल साइड चेन हो जाएगा। यही तो बताए थे। अब देखो थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं हम लोग। देखिए पूरा एकदम डायग्राम पे चलिए। अब देखो आपको और अच्छे दिख रहा है। अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा ना आपने, अभी आपको बताऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, मतलब कंपोजिशन सेम हो, उसके स्ट्रक्चर को क्या कर दिया जाए, सफल कर दिया जाए। तो आपने सुना होगा यल फॉर्म और टी फॉर्म, सही बात है कि नहीं। तो आप देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने जो ये बात पढ़ा हुआ है कि ये जो आपका अमीनो एसिड होता है, अब ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैंने आपसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कहा। वो इंपॉर्टेंट बात ये कहा कि ये हमारा क्या है, एक अमीनो एसिड है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो अमीनो ग्रुप है आपका, ये लेफ्ट साइड में है। अब ध्यान दीजिएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आपका अमीनो ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका राइट साइड में हो जाएगा। समझिएगा, सेंटर में क्या है आपका, यहाँ पे भी कार्बन है। और सेंटर में क्या है आपका, यहाँ पे भी कार्बन है ना। अभी जो हमने स्ट्रक्चर बताया था उसके भी दो फॉर्म हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो एक क्या हो जा रहा है, आप देखो एक एग्जांपल ले लिया गया है एसिड का, एलिनी। देखो यहाँ पे क्या, देखो CH3 आ गया है, आर के स्थान पे क्या हो गया, CH3 आ गया है। यहाँ पे भी क्या हो गया है, आर के स्थान पे आपका CH3 आ गया है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, आपका CH3 हो गया। तो आर इक्वल टू जो आपका CH3 हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पे, तो अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अमीनो ग्रुप आपका क्या है, लेफ्ट साइड में। तो मतलब अगर किसी भी अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल फॉर्म। और अगर राइट साइड में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका डी फॉर्म। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास अमीनो एसिड के क्या हो गए, दो फॉर्म हो गए। एक यल फॉर्म हो गया और दूसरा क्या हो गया, डी फॉर्म हो गया। अरे क्लास में है यार, क्लास से फोन करते फिर, ओके क्लास में है, बताइए। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, मैं क्लास ले लूँ फिर फोन करता हूँ। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि अभी हम लोग एक कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था ना, तो बहुत समस्या है। तो एक कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ रहा था, तो जो कॉमन स्ट्रक्चर अभी का पढ़ रहा था, मतलब मेरे साथ क्या है ना, मुझे एक साथ चार चार पांच पांच काम करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। ये एक इंसान होता है, एक एक बार में एक काम करता है, हम एक बार में तो चार चार पांच पांच काम करते हैं। आपको पढ़ा भी रहे ना है। हाँ तो जो कर रहा हूँ वो आप जान भी नहीं पाओगे कि उसमें कोई दिक्कत आएगी, आएगी क्या। चलो देखो, आप समझे यहाँ पे, देखो इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग समझिएगा। मैं आपसे क्या कह रहा, कि अभी मैंने ये कहा कि जो आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो कॉमन होगा। इसमें क्या हो जाएगा, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सेंटर में क्या हो जाएगा, आपका कार्बन हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, आपका आर ग्रुप हो जाएगा। आर ग्रुप के स्थान पे कुछ भी हो जाएगा, फिर लोग देखेंगे। लेकिन ये जो आपका कॉमन स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का है, इसके भी क्या हो जाएंगे, दो फॉर्म हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा, यल फॉर्म हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका डी फॉर्म हो जाएगा। अब यल फॉर्म कैसे हम लोग डिसाइड किए, अमीनो ग्रुप आपका लेफ्ट साइड में है तो यल फॉर्म है, और अमीनो ग्रुप अगर आपका राइट साइड में हो गया तो ये क्या हो गया, आपका डी फॉर्म हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि क्या यल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड या डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड ये दोनों प्रोटीन बनाएंगी, या दोनों में से कोई एक आपका प्रोटीन बनाएगा, कि यल फॉर्म आपका प्रोटीन बनाएगा या आपका डी फॉर्म प्रोटीन बनाएगा। समझ नहीं आएगा। अगर हमारे पास दो फॉर्म हो गए, एक यल फॉर्म हो गया, दूसरा क्या हो गया, हमारे पास डी फॉर्म हो गया। तो क्या यल और डी फॉर्म दोनों आपका प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर यल बनाएगा या फिर आपका डी बनाएगा। यल बनाएगा, अगर हम कह दें कि भाई यल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाएगा, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि यल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड अगर आपका प्रोटीन बनाएगा, तो डी फॉर्म क्यों नहीं बनाएगा। डी फॉर्म अगर बनाएगा प्रोटीन, तो यल फॉर्म क्यों नहीं बनाएगा।
और अगर दोनों बनाएंगे तो फिर यल और डी का मतलब क्या रह जाएगा? सही बात है, नहीं आ रही? तो हम स्ट्रक्चर के बेस पे अमीनो एसिड को दो फॉर्म में डिवाइड कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक यल फॉर्म, दूसरा क्या होगा डी फॉर्म। अब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा कि भाई यल फॉर्म आपका प्रोटीन बनाएगा या डी फॉर्म आपका प्रोटीन बनाएगा, या यल और डी आपका दोनों बनाएगा। अगर यल बनाएगा तो क्यों बनाएगा, डी बनाएगा तो क्यों बनाएगा, और जो नहीं बना रहा वो क्यों नहीं बना रहा है? ये क्वेश्चन तो बनेगा ना, लेकिन ये आपकी किताब में थोड़ा लिखा रहेगा। ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा ना कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। सही बात है। तो अब आप देखिए, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जो ऐसे एक लाइन लिख सकते हैं, आप एक लाइन कहीं लिख सकते हैं, ओनली, मैं लिख रहा हूं, ओनली यल अल्फा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, यही क्या करेगा, आपका प्रोटीन बनाएगा। एक वर्ड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओनली यल अल्फा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब यल अल्फा जो आपका अमीनो एसिड होता है वही प्रोटीन बनाएगा, और डी अल्फा जो है आपका वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतनी बात समझिए कि अमीनो एसिड जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आपका अल्फा होता है, यल फॉर्म होता है, वही क्या करेगा, आपका प्रोटीन बनाएगा, रिमेनिंग आपका प्रोटीन नहीं बनाएगा। और स्टैंडर्ड तो बनाएगा ही, स्टैंडर्ड तो है ही है, लेकिन स्टैंडर्ड में भी कौन, यल अल्फा अमीनो एसिड। इतनी बात क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, डन है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक बात क्लियर हो गया है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे आपसे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका अमीनो ग्रुप कॉमन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, और नीचे आर के स्थान पे क्या हो गया, CH3 आ गया, चेंज हुआ है। अगर आर के स्थान CH3 हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, एलेनिन बोल देंगे। यहाँ पे भी बात नहीं आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एलेनिन, और ये क्या हो जाएगा आपका डी एलेनिन। कोई दिक्कत, वही चीज आपका यहाँ पे भी लिखा गया है, ये एलेनिन और क्या हो जाएगा आपका डी एलेनिन। ये बात क्लियर ना। अब अगर हम इसके कॉमन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम इसके अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप ये देखो, ये हमारा क्या है, लाइसिन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक लाइसिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी दो तीन एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी एक साथ सब दिखाऊंगा। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। भाई अगर ये CH हमारा, इसको तो ऊपर भी लिख सकते थे ना, लिख सकते थे, ऊपर ना लिखे बगल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या भाई, यहाँ पे हमारे पास कार्बन था ही, ये जो CH हमने लिख दिया है, इसको बगल में लिख दिया है, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, बगल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ऊपर H हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, इधर क्या हो गया आपका अमीनो ग्रुप हो जाएगा। बनाने का कोई मतलब नहीं, ऊपर नीचे बना सकते हो आप ना। अब आप देखो R ग्रुप के स्थान पे क्या हो गया है, इतना आ गया है, देखो R इक्वल टू क्या हो गया है आपका, इतना आ गया है, समझ रहे ना। अभी क्या था आपका, अब देखो इतना तो कॉमन है ना, इतना तो आपका कॉमन है, लेकिन अब क्या हो गया, R इक्वल टू क्या आ गया है, CH2 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 CH2, और लास्ट में क्या हो गया है आपका एक अमीनो ग्रुप आ गया है। आ गया नहीं आ गया है। अब जब ये सेंटर में था हम लोग क्या बोले थे, अल्फा, इसके आगे फिर CH आया है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा, फिर से दूर और आया था गामा, उससे और दूर आया था डेल्टा, उससे और दूर गया तो क्या हो जाएगा आप साइलेंट। ये बात समझ आ रही है, आ रही है ना। जब सेंटर में आपका कार्बन, नहीं समझ आ रहा है, आ रहा है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें, अगर इसको हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखो क्या है इसमें, तो सोचना ही नहीं है। अगर मान लो हम ऐसे बना देना, ये क्या हो जाएगा हमारा C, इधर क्या हो जाएगा, इधर हम CO माइनस, इधर क्या हो जाएगा आपका H, इधर क्या हो जाएगा आपका N प्लस, ये 3, ये कॉमन है। और यहाँ पे क्या था आपका R था, यही था ना आपके पास। अब अगर हम R के स्थान, वहां पे क्या था, हमने क्या था, वहां पे हमने क्या था आपका CH3 कर दिया था, ये किया था ना, तो CH3 किया था तो क्या हो गया था, एलेनिन हो गया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इस R के स्थान हम लोग कर दे रहे हैं CH2 कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं CH2, फिर क्या कर रहे हैं CH2, फिर आपका CH2, फिर आपका CH2, और फाइनली क्या हो जाएगा आपका N प्लस CH3 कर दे रहे हैं, नहीं कर दे रहे हैं ना। तो R इक्वल टू यही हो गया ना हमारा, R इक्वल टू क्या हो गया, CH2 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 CH2, और लास्ट में क्या हो गया आपका NH3 हो गया। लेकिन इतना तो कॉमन है आपका स्ट्रक्चर, नहीं है क्या, इतना कॉमन है ना। तो ये हमारा अल्फा था ना, ये हमारा अल्फा था, तो ये भी तो कार्बन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा, जो सेंटर थोड़ा सा दूर है इसे हम लोग क्या बोल देंगे, गामा, डेल्टा, अपसाइलन बोल देंगे, नहीं बोल देंगे क्या। तो आर के स्थान पे क्या हो गया,
R इक्वल टू क्या हो गया आपका CH2 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 और क्या हो गया आपका NH3। जब ये फंक्शनल ग्रुप आ गया अब ये क्या हो गया, ये लाइसिन हो गया। क्या हो गया आपका लाइसिन। तो दो एमिनो एसिड में देखा, एक एलेनिन देखा, दूसरा हमने क्या देखा लाइसिन देखा। एलेनिन में भी ये कॉमन स्ट्रक्चर था इतना, लेकिन एलेनिन में क्या था R इक्वल टू CH3 था, और यहाँ पे क्या हो गया है R इक्वल टू आपका CH2 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 और क्या हो गया आपका ये अमीनो ग्रुप। तो दोनों अमीनो एसिड चेंज हुए नहीं चेंज हुए। अब बताओ अगर हम एलेनिन के स्ट्रक्चर की बात करें और लाइसिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या दोनों के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। भाई वो तो छोटा सा स्ट्रक्चर था, इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो अगर हम वो उसका छोटा था इसका बड़ा था, कंपोजिशन में भी चेंज आया हुआ है नहीं आया है क्या। भाई वहां पे R इक्वल टू CH3 था और यहाँ पे R इक्वल टू इतना सारा चीज है। तो R ग्रुप क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है ना कि एलेनिन कौन होगा, और R ग्रुप क्या डिसाइड कर रहा है कि आपका लाइसिन कौन सा होगा। कोई दिक्कत किसी को। अरे और डेल्टा के बाद अब साइलेन आता है। अरे अल्फा बीटा गामा डेल्टा साइलेन दुनिया का सबसे अच्छी बुक है ये। अरे गजब, कौन बताए हैं, ये पता है कौन सी बुक है। ये ये लेनिंजर बुक है, अब वर्ल्ड की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। मतलब गजब गजब हो आप लोग, मतलब लेनिंजर आपके सामने खुला हुआ। अरे छोड़ो कोई मतलब नहीं यार। अल्फा ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ये क्या हो जाएगा आपका साइलेन। ये तो सिंपल सी बातें समझना चाहिए ना आप लोगों को। तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, कोई दिक्कत। तो आर को अब देखो खुद बात करोगे तो नहीं बात समझ में आएगी। आगे थी क्लास चल रही है। अब एक चीज स्किप हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा, बायो केमिस्ट्री है। तो समझ में आ रहा है ना। तो आर ग्रुप क्या डिसाइड कर रहा है, आर ग्रुप ये डिसाइड कर रहा है कि कौन एलेनिन होगा और कौन आपका लाइसिन होगा। सही बात है। अब आगे देखिए और कॉमन स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, आगे और देखते हैं। अगर आप लोग कम बोलेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अब देखो अब देखो ये सारे देख रहे हैं ना, अब दिखा रहा हूँ अभी इनको दिखाऊंगा। देखो ग्लाइसिन हो गया, एलिन हो गया, प्रोलीन हो गया, बैलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, सारे क्या होते हैं आपके अमीनो एसिड होते हैं ना। तो पहले इनका आप एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। पहले आप इनका एक स्ट्रक्चर देख लीजिए कॉमन स्ट्रक्चर, तब फिर अब देखो यहाँ पे बहुत धैर्य समझिएगा। देखिए थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा लेकिन सही है, चल जाएगा। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है। देखो अब कुछ का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, सागर नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा देखो। अब अगर आप देखो थोड़ा सा दिख रहा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका लिखा गया है, ये क्या हो गया आपका अमीनो ग्रुप लिखा गया है, ये क्या गया आपका हाइड्रोजन ग्रुप लिखा गया है, और आर के स्थान पे क्या हो गया आपको देखो ये लिखा गया है, लिखा गया है ना। तो आर के स्थान पे क्या हो गया, यज ग्रुप लिखा हुआ है, तो क्या हो गया आपका ये ग्लाइसिन। सही बात है, ये तो आपका कॉमन है ना। सेम चीज अगर आप इसमें देखोगे, इसमें भी उतना क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। लेकिन आर के स्थान पे क्या आ गया है आपका CH3 आ गया है। तो आर के स्थान पे CH3 आ गया है तो ये क्या हो गया आपका एलेनिन हो गया। सही बात है। अब अगर आप देखोगे आर के स्थान पे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है CH2 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 और यहाँ पे NH2 लिखा है, ठीक है। तो ये देखो ये वाला क्या हो गया आपका, यहाँ पे आप क्या आ गया है, ये क्या हो गया आपका प्रोलीन बन गया है। ठीक है, हम आपको डायग्राम भेज देंगे, दूसरा है समझने के लिए है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया है, सब में इतना क्या है आपका कॉमन स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे देखो CH CH2 और CH2 हो गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है, इसका नाम दूसरा हो गया। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया है आपका एक कॉमन स्ट्रक्चर हो गया है, और यहाँ पे CH2 CH CH2 CH2 आ गया। ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया आपका ल्यूसिन हो गया है ना। तो मतलब ये समझाने के लिए अब इधर देखो आप यहाँ पे देखो ये इतना कॉमन हो गया है, तो सब में क्या हो गया इतना कॉमन स्ट्रक्चर आ गया है। और आर के सामने देखो क्या हो गया आपका वही आ गया है ना लाइसिन वाला CH2 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 और लास्ट में क्या हो गया है आपका NH3 हो गया है। तो आप देखिए बस यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हो गया है, इतना क्या हो गया है आपका एक कॉमन स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या हो गया है आपका CH2 और क्या हो गया आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर आ गया है। तो ये क्या बन गया है आपका, ये आपका प्रोलीन बन गया है। सॉरी आपका हो जाएगा एलेनिन लाइसिन आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये हमारे तीन होते हैं। आप देखो तो यहाँ पे भी यही बात आ गई है ना, यहाँ पे भी यही बात आ गई है और यहाँ पे भी बात आ गई है। ये समझाने के लिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ
कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं स्टैंडर्ड, सब में क्या हो जाएगा, आपके जो 3 चीज मैंने आपको बताया था, सेंटर में क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, एक साइड क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, एक साइड क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा, और एक साइड क्या हो जाएगा आपका अमीनो ग्रुप हो जाएगा। वो तीनों चीज क्या होती है, सबकी आपकी कॉमन होती है, लेकिन जो आर ग्रुप होता है वही क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो आर वेरिएबल ग्रुप ही डिसाइड कर रहा है कि किस अमीनो एसिड का क्या आपका स्ट्रक्चर होगा, क्या उसका साइज होगा, और क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी। बस में आ गया ना। तो आर क्या है आपका, आर वेरिएबल साइड चेन है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, डन है। अब देखो यहाँ पे तो ये थोड़ा सा ब्लर आया हुआ है, मैं दूसरा डायग्राम भेज दूंगा आपको। देखो सब में देख लीजिए, सब में यही है ना। तो ये बात समझ में आ गई ना। तो हम लोग पीछे आते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग ये कह रहे थे कि ये जो आर ग्रुप होता है, यही आर ग्रुप जो है डिसाइड करता है कि जो आपका अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, अमीनो एसिड का कंपोजिशन क्या होगा। सही बात है, कोई दिक्कत इसी को। अब देखो, अब हम लोग जब न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम लोग अमीनो एसिड को डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड की हम लोग बात करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है, बताओ आप लोग। न्यूक्लिक एसिड जो बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। कोई दिक्कत। अब बताओ आप लोग मुझे, न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, बेस, शुगर और फास्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड जो हमारा होता है वो बना होता है किसका, ये बना होगा आपका बेस, है ना। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, बेस, आपका फिर क्या हो जाएगा, फास्फेट, और फिर क्या हो जाएगा आपका, शुगर हो जाएगा, है नहीं। अगर हम लोग बेस की बात करते हैं, तो बेस कौन कौन सा होता है बताओ आप लोग। बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिन, यही होता है। तो बचपन से सुनते आए हो ना आप लोग। और अगर हम लोग जो है शुगर की बात करते हैं, तो क्या होता है, एक हो जाएगा आपका डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीराइबोज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या। डीऑक्सीराइबोज किसके लिए होता है आपका, डीएनए के लिए, और राइबोज किसके लिए हो जाएगा आपका, आरएनए के लिए। अब बाद में हम लोग जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, तो उसका डिटेल में जब स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे, तो ये जितना सारा चीज है, ये सब किससे मिलकर बना होगा, ये सब मिलकर इसी से बना होगा। अच्छा इसको मैच करो, यहाँ पे जो हमने बताया था, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है आपका, हाइड्रोजन है, अमीनो ना यन है, यच है, कार्बन है, ओ है। क्या आप बताओ, जितना हमने स्ट्रक्चर इसको बताया हुआ है, इसके अलावा कोई अदर चीज आपको दिखाई दे रहा है क्या, कोई चीज दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है ना। मतलब कि अगर हम अमीनो एसिड की बात करेंगे, अमीनो एसिड मेनली किसका बना हुआ है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन हो गया, इसी से बना हुआ है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जितने अमीनो एसिड होते हैं, उनको बनाने में इनका क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनेगा। इसका मतलब जितने प्रोटीन बने होंगे, वो भी किनसे बने होंगे, इन्हीं से बने होंगे। हम एक चीज सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं, एक चीज हम ये सीख सकते हैं कि जितने हमारे अमीनो एसिड हैं, प्रोटीन हैं, अगर हम उनके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, तो उनका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या हो जाएगा आपका, सल्फर हो जाएगा। तो मेनली क्या होते हैं, ये इन्हीं से बने होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है आपका, इन्हीं का बना होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसका हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे सारा चीज जो है किन्हीं का बना होगा, आपका इन सारी चीज का बना होगा। और अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताओ। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को एक लाइन में बोलना चाहें, तो क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट ट्वाइस पढ़ा रहे हैं, बताओ। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बताओ। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं। इसको हम एक लाइन में बोल सकते हैं, इसको हम एक लाइन में बोल सकते हैं
पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। क्या बोल सकते हैं? मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास ढेर सारे क्या हो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और उसके साथ क्या लगा हो, या तो एल्डिहाइड लगा हो या फिर क्या लगा हो, कीटोन लगा हो। क्या लगा हो? या एल्डिहाइड लगा हो या कीटोन लगा हो। बस मेरा नहीं आ रहा है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट कहना चाहें तो मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ढेर सारे आपके क्या लगे हो, आपका जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हो और उसके साथ साथ क्या लगा हो, या तो आपका एल्डिहाइड लगा हो या फिर क्या लगा हो, आपका कीटोन लगा हो। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा। चलो हम कार्बन लिख दे रहे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख दे रहे हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप ये जानते होंगे, कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। 3 कार्बन का भी कार्बोहाइड्रेट होता है, 4 कार्बन का भी कार्बोहाइड्रेट होता है, 5 कार्बन का भी कार्बोहाइड्रेट होता है, 6 कार्बन का भी कार्बोहाइड्रेट होता है, 7 कार्बन का भी क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं, फ्रक्टोज की बात करते हैं, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है, 6 कार्बन का बना होता है। और अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ना, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, वो भी तो शुगर ही है। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर जो होती है वो क्या होती है, पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर मतलब क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का बना होता है। ऐसे करके हम लोग और बात करेंगे, कुछ आपके 4 कार्बन के बने होते हैं, कुछ आपके क्या होंगे 3 कार्बन के बने होंगे, कुछ आपके 7 कार्बन के बने होंगे। तो आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जाएगा तो हम बताएंगे आपको डिटेल में। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें कार्बोहाइड्रेट का, तो मान लो हमने 6 कार्बन ले लिया। अब 6 कार्बन ले लिया है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, CHO लिख दें, एल्डिहाइड तो यही हो जाएगा हमारा। अब एक साइड हम क्या लगा दें, OH लगा दें। तो अगर इस साइड OH लगा रहे हैं, इस साइड हम लोग क्या लगाएंगे, H लगाएंगे। अगर इस साइड हम क्या दें, OH लगा दें, इस साइड हम लोग क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। इस साइड अगर हम OH लगा देंगे, इस साइड हम लोग क्या लगा देंगे, H लगा देंगे ना। इस तरीके से हम लोग ऐसे करते जाएंगे और नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, CH2OH ना, नीचे क्या हो जाएगा आपका CH2OH हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक कॉमन स्ट्रक्चर हो गया किसका, आपका कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोसेक्राइड का कॉमन स्ट्रक्चर हो गया। अब जब मोनोसेक्राइड का कॉमन स्ट्रक्चर हो गया है, अब आप देखिए इसमें इसमें भी देखिए यही दिख रहा है। आप देखो इसको मैच कराओ और आप इसको मैच कराओ, कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। मतलब कार्बोहाइड्रेट भी किसका बना हुआ है, इन्हीं का बना हुआ है। दिख रहा है कोई अलग चीज? भाई मोनोसेक्राइड से क्या बनेगा, डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड से ट्राइसेक्राइड, फिर ऑलिगोसेक्राइड, फिर क्या बन जाएगा आपका पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड के बाद क्या हो जाएगा आपका, पॉलीसेक्राइड में आपका एक होमोपॉलीसेक्राइड और एक क्या हो जाएगा आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे कॉमन स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इसी से क्या हुआ आपका बना हुआ है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, आपको ये समझ में आ रहा है कि जो अमीनो एसिड बना हुआ है वो भी आपका मेजर इसी से बना हुआ है, जो न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है वो भी आपका इसी से बना हुआ है, और जो कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है वो भी क्या बना हुआ है, इसी से बना हुआ है। सही बात है। क्लास के बाद 10 मिनट में सभी लोग सुनेंगे, ये तो पूछे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तब सीरियसली पढ़िएगा। अब अगली बात हमारी क्या हो जाएगी, लिपिड आ जाएगी। अगला क्या जाए, हाँ सुनाने का ना कहो, बस सुनते रहो ना। जब सुनाने कौन चैप्टर, अरे अभी इसको चलने दीजिए, पहले चल रहा है उसको भी कवर कर लेंगे। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा, लिपिड हो जाएगा। अब लिपिड की बात आ रही है, तो लिपिड की बात आ रही है तो लिपिड का बताओ क्या होगा। अगर हम लिपिड को कहें कि भाई लिपिड को एक लाइन में डिफाइन करना है, कैसे करोगे? जैसे हमने कहा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, ये क्या हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगर हमें लिपिड को डिफाइन करना होगा तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो कुछ जानते ही नहीं हो आप लोग। हाई स्कूल पढ़े हो आप लोग ना, हाई स्कूल किए हो, इंटर, हाई स्कूल इंटर नहीं किए हो तो क्या पढ़ेंगे, जिसे बोल सकते हैं लार्ज हाइड्रो कार्बन चेन विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
डिफिनीशन नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर हम फैटी एसिड की बात करेंगे तो फैटी एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन विथ क्या हो जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लार्ज मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा। लार्ज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH, यही ना होता है हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाए ऐसे बना सकते हैं ना, CH3 CH2 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 ना, ऐसे CH2 और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा? COH। ये क्या है आपका? फैटी एसिड। किसका स्ट्रक्चर है आपका? फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। तो फैटी एसिड से ही क्या बनता है आपका? लिपिड बनता है। इतना नाम सुना है? फैटी एसिड से क्या बनता है? लिपिड बनता है, नाम सुना है इतना। तो फैटी एसिड का ये क्या हो जाएगा आपका? कॉमन स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या लिखा है? लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ में आ रहा है ना? लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात है, तो लार्ज हाइड्रोकार्बन देख रहा है आपको, लार्ज हाइड्रोकार्बन तो मतलब कम से कम 4 हाइड्रोकार्बन चेन होनी चाहिए। मतलब CH3 CH2 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 उसके बाद ही COH लगेगा। मतलब मिनिमम 4 हाइड्रोकार्बन की चेन होनी चाहिए। मैक्सिमम आपका 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 24 26 28 30 ऐसे करके हो जाएगा। और लास्ट में क्या लग जाएगा आपका? CH लग जाएगा। तो क्या हुआ? लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन हुआ। और लास्ट में क्या लग जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इतनी बात समझ में आ रहा है ना? ये क्या है आपका? ये आपका एक कॉमन स्ट्रक्चर है, किसका? आपका बायोमॉलिक्यूल का। अब देखो, तो अमीनो एसिड कॉमन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका? सेंटर में कार्बन, एक साइड आपका हाइड्रोजन, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और फिर क्या हो जाएगा आपका? अमीनो ग्रुप। नीचे क्या हो जाएगा आपका? आर वेरिएबल साइड चेन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, किसका बना होगा न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किससे बना होगा आपका? 3 चीज से बना होगा, बच्चा बच्चा जानता है। किसका बना होगा? बेस, फास्फेट, शुगर। बेस में बात करेंगे क्या हो जाएगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, और क्या हो जाएगा आपका? यूरेसिल। और अगर हम लोग शुगर की बात करेंगे, शुगर में क्या हो जाएगा आपका? डीऑक्सीराइबोज, और क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीराइबोज। तो शुगर तो ये भी है ना, जैसे जैसे इसका कंपोजिशन होगा वैसे क्या हो जाएगा? इसका कंपोजिशन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या बोल देंगे? कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन बोल देंगे। ऐसा कंपाउंड जिसमें ढेर सारे आपके OH ग्रुप लगे हो और साथ में या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो या फिर क्या हो जाएगा आपका? कीटोन ग्रुप लगा हो। उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर हम लोग फैटी एसिड की बात करेंगे तो फैटी एसिड में क्या हो जाएगा? फैटी एसिड हो जाएगा लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन विथ क्या हो जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? कम से कम 4 हाइड्रोकार्बन की चेन होनी चाहिए, और मैक्सिमम तो ज्यादा हो ही सकता है, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा होना चाहिए? आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। ये क्या बन जाएगा? आपका फैटी एसिड बन जाएगा। और फैटी एसिड से ही क्या बनता है? फैटी एसिड से ही जो बनता है वो बनता है आपका लिपिड बनता है। ये 4 तरीके हमारे क्या हो गए? बायोमॉलिक्यूल, जिनको हमें क्या करना है? बहुत डिटेल में सिस्टमेटिक ढंग से हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो चारों बायोमॉलिक्यूल का नाम, उनका कंपोजिशन और उनका कॉमन स्ट्रक्चर, होपफुली आप लोग अगर दिमाग लगा के सुने होंगे तो सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को? अभी क्लास के बाद सभी से लिखवाऊंगा भी, ठीक है। आप खुद से बना के लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी कोई डाउट नहीं ना? तो हमने चारों बायोमॉलिक्यूल, ये 4 चैप्टर है हमारी। हमारी स्टार्टिंग क्या है आपके? ये 4 चैप्टर हैं। तो एक इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया। तो भाई हमारा इंट्रोडक्शन क्या क्लियर हुआ? हमारा इंट्रोडक्शन ये क्लियर हुआ कि बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है, और उनका कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है। और ये इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? अमीनो एसिड को डिटेल पढ़ेंगे। जब हमारा पूरा अमीनो एसिड अच्छे से हो जाएगा तो फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब वो हो जाएगा तो फिर हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। इस तरीके से एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे? अपने अपने बुक पे आते हैं और सीधे खोलते हैं आपका अमीनो एसिड, ठीक है। स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, 2-4 लाइन पे पढ़ लीजिए ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो, मैंने आपको कुछ बताया था ना अमीनो एसिड के बारे में। देखो क्या लिखा है? प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन किसका बना होता है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड।
मतलब ढेर सारी अमीनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन एक अमीनो एसिड से बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। दो से बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। तो मतलब एक प्रोटीन को बनाने के लिए मिनिमम अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, मतलब मिनिमम लेंथ होनी चाहिए किसकी, आपकी अमीनो एसिड की। तो कई सारी अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगी, और जब वो जुड़ेंगी तो वाया पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगी। कैसे जुड़ेंगी, वाया पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगी, तो क्या बनाएंगी, आपका वो प्रोटीन बनाएंगी। पॉलीमर मतलब क्या होता है, जब कई सारी चीजें एक साथ इकट्ठा होकर लगती हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। तो करें प्रोटीन जो है वो क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। कोई दिक्कत इसी को। अब कौन से अमीनो एसिड की बात हो रही है, 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की बात हो रही है। मतलब कोई भी प्रोटीन बनेगा वो 100 अमीनो एसिड का बना होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोटीन बनेगी वो 100 अमीनो एसिड की बन सकती है, लेकिन 100 अमीनो एसिड कौन से होंगे आपके, वही आपके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होंगे। अब मतलब वही जो 20-22 हमारे अमीनो एसिड हैं वही क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे, आगे पीछे करके क्या होंगे, रिपीट होंगे, और अलग अलग तरीके क्या बनाएंगे, आपका प्रोटीन बनाएंगे ना। दूसरी बात देखिए यहाँ पे करें, with each amino acid residue joined to its neighbor by a specific type of covalent bond, है ना। The term residue reflect to loss of element of water when one amino acid is joined to another। अब इसका मतलब समझिएगा आप सभी लोग। अब इसका मतलब समझने के ये है कि देखो पढ़ते भी जाओ और समझाते भी जा रहे हैं आपको, है ना। अब आप देखो, देखो एक होता है अमीनो एसिड, टर्म देखिए आप लोग, एक होता है आपका अमीनो एसिड और दूसरा एक टर्म होता है अमीनो एसिड रेजिड्यू। क्या टर्म आया है, अमीनो एसिड रेजिड्यू। सही बात है ना, समझिए आप सभी लोग। मैंने कहा कि अगर हमें कोई प्रोटीन बनाना है, सपोज दैट वो प्रोटीन 100 अमीनो एसिड की बनी है। किसकी बनी है, 100 अमीनो एसिड की। तो क्या सारे अमीनो एसिड एक बाल्टी में डाल दिया गया है, नहीं ना। सारे अमीनो एसिड को आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तभी आपका प्रोटीन बना हुआ है। अभी मैंने एक बात आपसे कहा, क्या कहा आपसे एक बात, अभी मैंने आपसे एक बात ये कहा कि जो ये प्रोटीन होती है उसमें जो अमीनो एसिड इन्वॉल्व होगा वो यल फॉर्म वाला इन्वॉल्व होगा, डी फॉर्म वाला जो है आपका इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बात कहा हमने, इन दोनों टर्म को हम क्लियर कर लेते हैं अभी। अब देखो, अगर हमें मान लो क्या करना है, 3 अमीनो एसिड को जोड़ना है एग्जाम्पल तौर पे, अगर हम 2 को जोड़ना सीख जाएं, 3 को जोड़ना सीख जाएं, तो उसी तरीके से सब आप ही जुड़ जाएंगे। नहीं जुड़ेंगे क्या, जैसे 2 जुड़ेंगे वैसे 3 जुड़ेंगे, वैसे 4 जुड़ेंगे, वैसे 5 जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे क्या, जुड़ते चले जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैं 2 टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक टर्म यूज कर रहा हूँ आपका अमीनो एसिड और एक टर्म यूज कर रहा हूँ आपका अमीनो एसिड रेजिड्यू। समझे आज बात को। अब देखो आप यहाँ पे कर क्या लेते हो, हमें कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना है। हम क्या करने जा रहे हैं, एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड जोड़ के हम प्रोटीन बनाना सीख रहे हैं। अभी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रोटीन का भी पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने क्या कहा कि अगर हम किसी भी अमीनो एसिड की बात करते हैं तो उसके सेंटर में क्या हो जाएगा, कार्बन। कोई दिक्कत, इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, हो गया। इधर क्या हो गया हमारे पास, H हो गया, और इधर क्या हो गया हमारे पास N प्लस, ये क्या हो गया आपका H3 हो गया। और इधर हम क्या लिख ले रहे हैं, R1। R1 क्या लिख रहे हैं, R1 मतलब अमीनो एसिड नंबर 1। इसमें भी कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, कोई दिक्कत इसी को। अब हमें क्या करना है, एक अमीनो एसिड से हमारी प्रोटीन बनेगी नहीं, तो हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं प्लस का साइन, और कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम अमीनो एसिड उतार ले रहे हैं, C और CO माइनस H। अच्छा एक बात बताओ, ये जो NH3 है इसको तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, N प्लस H, H और H नहीं लिख सकते हैं क्या, अगर सुधा का ऑर्डर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसको हम नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग R2। मतलब हमने क्या कर दिया, 2 अमीनो एसिड ले लिया, कोई दिक्कत इसी को ना। फिर हम चलो तीसरा ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, क्या ही जा रहा है अपना, सही बात ही नहीं। C, CO माइनस H, फिर वही कांसेप्ट लगा देंगे, N प्लस H, 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 और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, R3। कुछ कर रहे हैं क्या, हमने ये जो कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है अमीनो एसिड का सिर्फ वही लिख रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत इसी को नहीं ना। एक और ले लो, आप लेना ही तो ले लो, क्या ही जा रहा है अपना, प्लस लगा दो आप, C, CO माइनस
एच एन प्लस एच एच एच, और ये क्या हो गया हमारा R4। तो 4 अमीनो एसिड में लिया, और चारों अमीनो एसिड में अगर आप ऊपर वाला पोर्शन देखोगे सब में कॉमन है, और आर के स्थान पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और आर के स्थान पे जो चेंज करेंगे वही हमारा अमीनो एसिड बन जाएगा। एल्निन भी हो सकता है, ग्लाइसिन भी हो सकता है, प्रोलीन भी हो सकता है, लाइसिन हो सकता है, आर्जिनिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा, ये हो सकता है क्या। अब ये चारों अमीनो एसिड जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे अमीनो एसिड अभी इंडिविजुअल हैं, मेरी बात समझिएगा। चारों अमीनो एसिड जो आपस में दिख रहे हैं, ये चारों अमीनो एसिड क्या है आपके, इंडिविजुअल हैं, मतलब अलग अलग हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड। अब क्या हुआ, हमें एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ना है, क्या करना है, एक अमीनो एसिड को हमें क्या करना है, दूसरे अमीनो एसिड से क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 2H इसके पास है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके पास क्या है, सॉरी अमीनो ग्रुप है, उसके पास क्या है आपका 2H है, और इसके पास क्या है, एक O है। तो अगर हम ऐसा काम करें, ऐसे करके क्या कर लें, इन दोनों को निकाल लें, तो H2 और ये क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, नहीं निकलेगा क्या, कोई दिक्कत किसी को। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहां लगा लें, यहां लगा लें, क्या निकल जाएगा आपका, वाटर निकल जाएगा, निकल रहा है। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे लगा लें, क्या निकल रहा है आपका, वाटर निकल रहा है। अब देखो इसके बाद बनेगा क्या, हमें उसको देखना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सेम चीज को नीचे उतार लेना है। कैसे उतारना है, अब देखो यहाँ पे, अरे यार अपने हो रहा है यार, अभी कभी यही नटंग देखो, देख रहे हैं। चलो अबे कुछ नहीं करना, हमें दिमाग नहीं लगाना, अभी तक भी हमने कोई दिमाग नहीं लगाया है, कुछ करना नहीं है, सब अपने आप होगा, नहीं ना, हम लोगों के पास है, करना कुछ नहीं है, होगा, करना कुछ नहीं है, और होगा सब अपने आप। एक है ना, एक वाली भजन है ना, आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है ना, है ना। तो वैसे करके यहाँ भी होगा, कृपा रहेगी काम सब होता रहेगा। कैसे होगा देखो, बड़ा मजेदार बातें हैं, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री वगैरह चीजें है ना, है तो बहुत टेक्निकल इंग्लिश, अगर आप सीख गए अच्छे से ना, तो बायोकेमिस्ट्री आपका फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार मेहनत कर लेंगे ना, आप लोग तो क्या ही मेहनत करते हो, कुछ नहीं करते हो, सब बना बनाया आपको मिल रहा है ना, पका पका के पढ़ाते हैं हम लोग, वो तो नहीं पढ़ना चाहते हो, यहाँ तो हम लोग खुद सीखे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ाने वाला मिलता नहीं है सही ढंग से, मिलता है क्या, लेरिंजर वगैरह खोल दो तो भूत चढ़ जाता है उनको। 4,500 पेज की बुक है ये, कितने पेज की, 4,500, समझ रहे हैं ना, जिंदगी बीत जाएगी नहीं पढ़ पाओगी। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, बस इसी को उतारना है। कैसे उतारना है, सेंटर हमने क्या कर दिया, कार्बन लिख दिया, इधर हमने क्या लिख दिया, H लिख दिया, इधर हमने क्या लिख दिया, N प्लस ये 3 लिख दिया, इधर हमने क्या लिख दिया, R। अब हमारे पास वो तो निकल गया है इसमें से, अब हमारे पास क्या बचा, C। ये अब क्या है, C, अब CO का एक साथ नहीं लिखते हैं, CO जब भी लिखते हैं हम ऐसे करके लिखते हैं, ठीक, कोई दिक्कत इसी को। अब दूसरा वाला हम लिख लेते हैं, दूसरा वाला हमारे पास क्या था, C, ये क्या हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा आपका R2, और इधर क्या होगा आप बताओ मुझे, अगर आप देखोगे तो ये दोनों निकल गया है, NH बचा हुआ है ना, इधर क्या बच जाएगा आपका N, और इधर क्या हो जाएगा आपका H, सही बात है नहीं। तो अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में आपका एक बॉन्ड बन गया, नहीं बन गया क्या, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं ना, ये क्या हो गया, हमारे पास एक बॉन्ड बन गया, बन गया ना। अब आप इसमें भी आ जाओ, तो इधर क्या है, CO ही बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, C, वो हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर जो है क्या है आपका, ये हमारा C, ये H, ये आपका R3 हो जाएगा, फिर NH बच जाएगा आपका ये N, और क्या हो जाएगा आपका H, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे करके बॉन्ड बन गया, बन गया, कोई दिक्कत। अब क्या बचा इसमें आपका, C डबल बॉन्ड, वो बन गया ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अगला आप देख लो, अगला क्या हो जाएगा आपका, C
HCO-R4 और इधर क्या हो जाएगा आपका N और H। नहीं बन गया क्या? कुछ किया हम लोग? जब वाटर मॉलिक्यूल निकला तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से क्या हो गई? जुड़ गई। किससे जुड़ी? CO और NH। मतलब पहले अमीनो एसिड का CO और दूसरे अमीनो एसिड का क्या हो जाएगा आपका NH। सही बात है ना? तो पहले अमीनो एसिड क्या हो गया? CO और दूसरे अमीनो एसिड क्या हो गया आपका NH। ये दोनों क्या किए? आपस में जुड़ गए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? पेप्टाइड बॉन्ड। सही बात है? कोई दिक्कत इसी को? अब ये अमीनो एसिड नहीं रह गया। एक पेप्टाइड बॉन्ड ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। तो मतलब 4 अमीनो एसिड को जोड़े तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना? 3। ऐसे करके आगे भी जोड़ सकते हैं। और 100 अमीनो एसिड जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 99 बनेगा। मतलब जितने को जोड़ेंगे उससे एक कम क्या बनेगा आपका? पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये अमीनो एसिड नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? अमीनो एसिड रेजिड्यू हो गया। जब किसी अमीनो एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, अब वो क्या हो गया आपका? रेजिड्यू हो गया। और वही क्या बना? अभी ये प्रोटीन नहीं बना है, अभी तो 4 ही जोड़े हैं ना। 4 से प्रोटीन बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। 2 है तो क्या बन जाएगा? 2 को जोड़ दिया डाइपेप्टाइड, 3 को जोड़े तो ट्राइपेप्टाइड, 4 को जोड़े टेट्रा, 5 जोड़ देंगे पेंटा, 6 जोड़ देंगे हेक्सा, हेप्टा, हेक्टा, ऑक्टा, डेका, ऐसे करके बनता जाएगा। फिर 12-14 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ऑलिगो। फिर और जोड़ते चले जाएंगे तब क्या बन जाएगा आपका? पॉलीपेप्टाइड। सही बात है? कोई दिक्कत? और भी जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? पॉलीपेप्टाइड आपका बन जाएगा। तो ऊपर वाला क्या है आपका? अमीनो एसिड। और नीचे वाला क्या है आपका? अमीनो एसिड रेजिड्यू। मतलब क्या निकला हुआ है आपका? वाटर मॉलिक्यूल निकला हुआ है। समझ में आ रहा है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम बोल नहीं सकते हैं पॉलीमर ऑफ, क्या बोल सकते हैं? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन को क्या बोल सकते हैं? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। इतनी बात भेजा घुसी यार दिमाग में। अब देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे। आप लोगों को तो हैंडल करना सीखो, ये सब हैंडल करना सीखो कम से कम। फ्यूचर में पढ़ाना पड़ जाए तो डिजिटल बॉडी नहीं पढ़ा पाओगी, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। तो कह रहे हैं कि प्रोटीन्स आर, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। कोई दिक्कत इसी को? फिर कह रहे हैं विथ ईच अमीनो एसिड रेजिड्यू। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है ना अमीनो एसिड रेजिड्यू। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? ज्वाइंट बाय इट्स नाइबर, अपने पास वाले से जुड़ेगा। किससे? आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। उसका नाम क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। सही बात है? उसके बाद कर रहे हैं द टर्म रेजिड्यू रिफ्लेक्ट द लॉस ऑफ द एलिमेंट ऑफ वाटर। हम रेजिड्यू क्यों कर रहे हैं? लॉस ऑफ वाटर। कैसे निकला हुआ है? व्हेन one amino acid is joined to another। करेंगे जब एक अमीनो एसिड को हम क्या करेंगे? दूसरे अमीनो एसिड से जब ज्वाइन करवाएंगे तो क्या होगा? उनके बीच से वाटर लॉस होगा। जब उनके बीच से क्या होगा? आपका वाटर लॉस होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? जब वाटर लॉस होगा तो वही वाटर जो लॉस हो रहा है तो उसके बाद जो आपके दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड रेजिड्यू। क्लियर है? कोई दिक्कत इसी को? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? और अमीनो एसिड रेजिड्यू क्या होता है, उनका कंपोजिशन क्या होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ये बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत इसी को? अभी सिर्फ बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ स्टार्ट हो रहा है। और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा। समझ रहे ना? क्वेश्चन कहाँ से आएगा हम आगे बताएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? सभी लोग को ना? किसी को डाउट नहीं ना? अब देखो यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं आगे देखिए, प्रोटीन कैन बी ब्रोकन डाउन। प्रोटीन को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर प्रोटीन जुड़ी है तो उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं क्या? अगर जुड़ी है पेप्टाइड बॉन्ड से तो ब्रेक तो भी पेप्टाइड बॉन्ड से ही होगी। अगर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी है तो हमें अगर प्रोटीन को तोड़ना है तो किसको तोड़ेंगे हम? पेप्टाइड बॉन्ड को। उसके हम लोग क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो कह रहे हैं कि हाइड्रोलाइज टू देयर कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड बाय अ वैरायटी ऑफ मेथड। करें कि जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटीन से क्या होगी? उनको हम अलग अलग मेथड से क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे वो सब हम लोग बात ही बात है। फिर कर रहे हैं 20 डिफरेंट अमीनो एसिड आर कॉमनली
फाउंड इन ना, फाउंड इन प्रोटीन, कह रहे हैं कि 20 डिफरेंट लिखा है ना, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जो होते हैं ये कॉमन अमीनो एसिड होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोलते हैं। यही क्या होता है आपका प्रोटीन में आपका प्रेजेंट होता है। कोई भी प्रोटीन होगी, सारी प्रोटीन में यही आपके 20 और 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्या करते हैं, आपके पार्टिसिपेट करते हैं। सही बात है, किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ तक ये बेसिक बात हो गई है। अब ये डिस्कवरी अगर आपके एग्जाम में आता नहीं है ना, तो हमें डिस्कवरी के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो अब क्या लिखा है, लिखा अमीनो एसिड शेयर कॉमन स्ट्रक्चर फीचर, यही बात कर रहे थे। अमीनो एसिड जो होता है वो शेयर करता है क्या, कॉमन स्ट्रक्चर फीचर। कॉमन स्ट्रक्चर फीचर में क्या शेयर करेगा, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और क्या करेगा आपका हाइड्रोजन ग्रुप। वही बात आपका यहाँ पे लिखा भी गया है। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसको देखना चाहें तो जितना मैंने पढ़ाया हुआ है सब एज इट इज लिखा हुआ है। रेंजर तो हमें याद है नहीं, लेकिन जो बोलेंगे वही लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ऑल 20 ऑफ द कॉमन अमीनो एसिड आर अल्फा अमीनो एसिड। मेरा है अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन की वजह से। अल्फा कार्बन की वजह से क्या बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। तो करेंगे जितने 20 अमीनो एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके, अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? फिर अगली बात कर रहे हैं, दे हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसमें क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। सही बात है। एंड एन अमीनो ग्रुप ना बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम। एक साइड क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और एक साइड क्या होगा आपका अमीनो ग्रुप होगा। सेम किससे जुड़े होंगे, आपके कार्बन से जुड़े होंगे। सही बात है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? फिर क्या हो जाएगा, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर साइड चेन और आर्थ ग्रुप। करे ना कि ये जो डिफर होते हैं, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड जो डिफर करता है वो किससे होता है, साइड चेन। जो नीचे वाली साइड चेन होती है जिसे हम लोग आर ग्रुप बोलते हैं, वही आर ग्रुप क्या होता है, डिफर करता है। मतलब वही आर ग्रुप डिसाइड करता है कि किस अमीनो एसिड का क्या नेचर होगा और किस अमीनो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होगी। बात ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? जितना मैंने आपको बताया है सारी चीजें क्या है, लाइन टू लाइन आपकी यहाँ पे लिखी गई है। कोई दिक्कत किसी को? फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं, व्हिच वेरी इन स्ट्रक्चर। आर ग्रुप क्या डिसाइड कर रहा है कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है, उनका क्या हो जाएगा, साइज, साइज भी अलग हो रही है। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा मैं बताऊंगा। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होंगे जिनमें कोई चार्ज नहीं होगा, कुछ अमीनो एसिड ऐसे होंगे जिनमें पार्शियल चार्ज होगा, और कुछ अमीनो एसिड ऐसे होंगे जिनमें कंप्लीट चार्ज होगा। कंप्लीट चार्ज में क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका निगेटिव भी हो सकता है। कोई दिक्कत इसी को नहीं ना। तो कह रहे हैं कि क्या होगा, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, उसके साइज के बेस पे, उसके इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पे क्या होती है आपकी, वेरी करती है। लेकिन वो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उस वेरिएशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कौन, आपका आर ग्रुप। कोई दिक्कत इसी को? फिर एंड व्हिच इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द अमीनो एसिड इन वाटर। अब देखो, जो आपका प्रोटीन होता है, दो तरीके की प्रोटीन होती है। एक प्रोटीन होती है जो वाटर में सॉल्युबल होती है, और एक प्रोटीन ऐसी होगी जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी। अब जैसे हमारे हेयर्स हो गए, अपने नेल्स हो गए, स्किन हो गए, ये सब क्या होती है, फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। आप हेयर को अपने वाटर में डाल दीजिए, दिन भर डाले रहिए, कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना। लेकिन आप, आपका ब्लड है, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है। आप ब्लड को निकालिए और वाटर में डाल दीजिए और मिक्स कर दिए, दिखाई देगा क्या, आप जान नहीं पाओगे कौन सा वाटर है कौन सा आपका ब्लड है। दोनों क्या हो जाएंगे आपके, मिक्स हो जाएंगे। तो प्रोटीन भी क्या होगी, वाटर में सॉल्युबल भी हो सकती है और वाटर में इनसॉल्युबल भी हो सकती है। उसको भी कौन डिसाइड करेगा, उसको भी डिसाइड करेगा आपका आर ग्रुप। क्यों, क्योंकि ऊपर के तीन चीज तो क्या है वो आपके कॉमन ही है। यहाँ तक बात समझ में आ गया है, किसी कोई दिक्कत क्या नहीं है ना। अब देखो कह रहे हैं तो मैंने आपसे कहा कि 20 आपकी स्टैंडर्ड होती है और दो अमीनो एसिड क्या होती है, मॉडिफाइड होती हैं, मॉडिफाइड करके ना। तो कह रहे हैं कि देखा सम आर रेजिड्यू मॉडिफाइड आफ्टर अ प्रोटीन हैज बीन सिंथेसाइज्ड ना,
तो कह रहे हैं कि क्या होती है, कुछ आपकी ऐसी होती है जिनको क्या किया गया है, आपका मॉडिफाइड किया जाता है। अब ये बात हो गया। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की हम लोगों ने देखा ही था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये क्या लिखा हुआ है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड ना। अमीनो एसिड क्या हो जाएगा आपका, ये जनरल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसको हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। यहाँ तक बात क्लियर, मतलब यहाँ तक इतना टर्म आपका क्लियर हो गया है क्या, यहाँ तक मतलब अमीनो एसिड का इतनी बात डिस्कवरी नहीं पढ़ना है आपको, और इतनी बात आपको क्लियर हो गया है क्या, सही है, कोई दिक्कत? क्या हुआ, थक गए जी जल्दी? हाँ तो भाई चले जाओ ना, कितना हो रहा है, 12 बजने दीजिए, चले जाना। आपको जाना, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में चलेगी ना। है, सब लोग को जाना है। सब गजब गजब हो, गजब गजब हो, ऐसे पढ़ाई हो जाएगी। चलो पढ़ो, इतना नहीं टेंशन लेना है, अभी नहीं खाना खाए हैं। तो ये देखो, अब दूसरा क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात और देखिएगा। अब हम एक चीज आपको और बताने जा रहे हैं, एक बात आपको ये बताने जा रहे हैं। वो बात ये है कि जो आपका अमीनो एसिड होता है, वो अमीनो एसिड में एक चीज देखिए, एक आपने सुना होगा कायरल कंपाउंड, और एक आपने सुना होगा अकायरल कंपाउंड। कायरल और अकायरल क्या होता है, ऑप्टिकली रोटेट करना और ऑप्टिकली न रोटेट करना। अब देखो यहाँ पे, अगर हम किसी भी अमीनो एसिड की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी अमीनो एसिड की बात करते हैं, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये सी, सीओ माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा एच, ये क्या हो जाएगा आपका एन प्लस एस थ्री, और ये क्या हो जाएगा आपका आर। यहाँ पे भी आप बना लो सी, सीओ माइनस, ये आपका एच, फिर क्या हो जाएगा आपका एन प्लस ये थ्री, ये क्या हो जाएगा आपका आर टू। कायरल और अकायरल, इसका मतलब क्या होता है, बताओ लोग। मतलब अकायरल, कायरल वो होता है जिसकी चार कम से कम दो आर्म सेम हो, ये तो हम बोलेंगे कायरल। और अकायरल मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम दो आर्म क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए। सही बात है ना, सही बात है। तो कायरल कंपाउंड क्या होता है, मतलब जिसके चारों आर्म क्या करें, डिफर करें। अगर एग्जांपल तौर पे हम लोग ले लें, यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, एक मिनट, अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम आर इक्वल टू क्या लिख दें, अगर हम आर इक्वल टू क्या लिख दें, एच लिख दें, ठीक, ये क्या हो गया आपका ग्लाइसिन, ठीक है। और अगर हम आर इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दें, सी एच थ्री, ये क्या हो गया आपका एलेनिन। सही बात है। अब अगर आप देखोगे पहले वाले में, अगर आप देखोगे तो इसमें ये वाला भी सिंगलर है, तो आर्म क्या है आपकी सिंगलर है, तो ये किस में आ जाएगा, अकायरल में। अब ये ऑप्टिकली रोटेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे तो क्या हो जाएगा, चारों आर्म क्या है आपकी वेरी करेंगी। एक लाइन आप लिख सकते हो, आपके एग्जाम में आया है, ऑल ऑल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। सही बात है। जितनी आपकी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होती है, सब क्या होती है, कायरल होती है, किसको छोड़ के, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड होती हैं, वो सब क्या होती है आपकी कायरल होती हैं। तो ग्लाइसिन क्या होगा आपका अकायरल होगा, ये की पॉइंट है। ऑल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर कायरल कंपाउंड या कायरल अमीनो एसिड एक्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका ग्लाइसिन। कोई दिक्कत इसी को ना। तो ये अब ये बात हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वेश्चन ये आएगा
कि क्या कायरल अमीनो एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है या फिर अकायरल हमारे पास एक ही है। क्या जो अकायरल है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है? ऐसा नहीं होता है। बोथ कायरल एंड अकायरल अमीनो एसिड पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो कायरल नहीं डिसाइड करता है कि प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा, डिसाइड कौन करता है, यल फॉर्म या डी फॉर्म। यल, अच्छा वहां पे देखो एक बात आपको बता रहे थे ना, यल फॉर्म ही जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, डी फॉर्म प्रोटीन नहीं बनाता है, बताए थे ना। आप देखो क्यों ऐसा बताए थे। आप आ जाओ यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा उसको भी क्लियर करो यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे अमीनो ग्रुप सबका लेफ्ट में है। अगर इसी अमीनो ग्रुप उठा के अगर आप राइट साइड में कर दोगे तो फिर अमीनो और अमीनो ग्रुप में कोई बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा ना, मामला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम यल को डी फॉर्म में कर देंगे अमीनो ग्रुप को, तो क्या पेप्टाइड बॉन्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और जब पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्या प्रोटीन बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसलिए क्या होगा, यल फॉर्म जो आपका अमीनो एसिड होता है वही क्या करता है, आपका प्रोटीन बनाता है। जो डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड होता है वो आपका प्रोटीन नहीं बनाता है। कोई दिक्कत इसी को? जाओ 12 तक क्लास चलेगी, ठीक है। इतना आप लोग पोटेंशियल खाना वाना लेके आया करिए, है ना। 15 मिनट लंच वगैरह खा लिया करिए। चलो थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा ना, यहाँ तक बात समझ में आ गया है ना। तो क्या हो जाएगा, यल अल्फा क्या करेगा, आपका प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। कोई दिक्कत इसी को? डन है ना। पढ़ना भी है, कैसे काम चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब तक आप इस लेवल का नहीं पढ़ोगे, ढंग का नहीं पढ़ोगे, तब तक सिलेक्शन के बारे में सोचना भी बेकार है, समझ रहे ना। अगर आप इस लेवल का नहीं पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन के बारे में सोचना भी बेकार है। फिर अगली बार आने का फिर जुगाड़ करेंगे ना, अगली बार आने जुगाड़ करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, और लोग को मौका दीजिए। देखो तो कह रहे हैं क्या लिखा है, देखो फॉर ऑल कॉमन अमीनो एसिड, देखो फॉर ऑल कॉमन एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, है ना, द अल्फा कार्बन इज बॉन्डेड ऑफ 4 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड आर ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप। कह रहे हैं कि जितने अमीनो एसिड होते हैं, कार्बो ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाए, तो सबके जो चारों आर्म होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इवन आपका क्या हो जाएगा, जो आर ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, आपका हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इन ग्लाइसिन द आर ग्रुप इज अनदर हाइड्रोजन एटम, सही बात है ना। फिर क्या हो जाएगा, द अल्फा कार्बन एटम इज दस अ काइरल सेंटर, सही बात है ना, बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्रा मतलब 4, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट of the bonding orbit around alpha carbon atom, the 4 different group of a group can occupy 2 unique special arrangement and thus amino acid have 2 possible stereoisomer। तो मतलब कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने कहा कायरल और अकायरल, तो मतलब हम किस बात पे डिसाइड करेंगे कि उसके चारों वार में क्या है, चारों वार में कम से कम आपके दो सेम है या चारों वार में क्या हो जाएंगी, आपके डिफरेंट हो जाएंगी। तो जो इसके लिए कौन है, सेंटर में कौन काम कर रहा है, सेंटर में आपका कार्बन काम कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, कायरल कार्बन सेंटर बोल देंगे, सही बात है ना। एक टर्म आपका आता है इनेंशियोमर, क्या होता है इनेंशियोमर, क्या, मिरर इमेज होना चाहिए। मिरर इमेज कैसे होता है, मतलब आप देखो सपोज दैट ये अपना अपना हैंड है ना, अगर आप इसको ऐसे करके रखोगे तो इसका इसका वाला थंब हमारा लेफ्ट साइड में है, इसका क्या है, हमारा राइट साइड में है। इसकी इस साइड है, इसकी इस साइड, अलग देखने में अलग अलग लग रहा है ना, लेकिन अगर आप इसको ऐसे चिपकाओगे तो देखो सब इक्वली जुड़े, अपने आप पे जुड़ेंगे, अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, आ गए ना, सब क्या हो गए अपनी पोजीशन। अब देखो ये छिप गया ना, एक वाला एक दूसरे से क्या हो गया आपका, छिप गया ना, क्या है आपका, ये मिरर इमेज है। मतलब इमेज जैसे एक बड़ा सा शीशा लगा हो, वो शीशा के सामने क्या हो, आप खड़े हो जाओ, तो जैसे खड़े होते हो वैसे ही आप दिखाई देते हो, लेकिन क्या होता है, वो उल्टा होता है, जैसे खड़े होते हो वैसे अब आप क्या करो, सीधे जाके शीशा से चिपक जाओ
शीशा जब आप अगर चिपक जाओगे, आपकी पूरी इमेज क्या होगी, जो आपकी इमेज बन रही है वो क्या हो जाएगी, ढक जाएगी। नहीं ढक जाएगी क्या? तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिरर इमेज हो जाएगा ना। तो अब हम लोग जब एल फॉर्म की बात कर रहे थे, डी फॉर्म की बात कर रहे थे, यही ना हो रहा था। एक इधर है तो एक क्या हो जाता है, अब दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, चिपक जाएगा, है ना। तो ये वाली बात आ जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप इसको इसके ऊपर ट्रांसफर करोगे, अगर आप इसको इसके ऊपर ट्रांसफर करोगे तो ये वाला इस पे आ जाएगा, ये वाला इस पे आ जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। नहीं आएगा क्या? तो अगर इसको उठाओ और उठा के इसके ऊपर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, ढंग लेंगे। नहीं करेंगे क्या? तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ढंग लेंगे, और क्या बन जाएगा आपका, मिरर इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, मिरर इमेज बन जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत इसी को? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आपका, एनेंसियोमर। तो टर्म क्लियर हुआ, कायरल, अकायरल, इनेंसियोमर, यल फॉर्म, डी फॉर्म। कोई दिक्कत इसी को? नहीं ना, डन है। तो यहां तक आपका बात हो गया है। सब में वही दे रहे हैं, कई सारे एग्जांपल के थ्रू दे रहे हैं सारी चीजें, ठीक है, आप देख सकते हो। इसको तो हम लोग बाद में बात करेंगे। ये तो जानते हैं किसे दिखाया गया है, हाँ तो यल फॉर्म और डी फॉर्म तो है, क्या दिक्कत है? अरे कैसे नहीं होगा, स्ट्रक्चर को घुमा दिया गया है, बस इतने तो है, और क्या किया गया है, और क्या किया गया है। उससे कोई मतलब नहीं है कि, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो जो सीओ है इधर ही रहेगा। वो तो हम बनाने का तरीका है अपने हिसाब से। तो अब बस अमीनो को हमें ध्यान रखना है कि इधर रहना आपका चाहिए, ठीक है। अमीनो को हमें क्या करना है, सिर्फ रखना है, नहीं फिर मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखो फिर ये देखो, हम लोग जो बात कर रहे थे ना, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, आर ग्रुप आर कॉमनली डिजाइनेटेड बीटा गामा डेल्टा, और क्या हो जाएगा अब साइलेंट। नहीं हुआ क्या? तो जो सेंटर में आपका कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा। और सेंटर के बाहर जितने कार्बन होंगे, जो सेंटर के सबसे नजदीक होगा वो बीटा, फिर सेंटर जो थोड़ा और दूर होगा गामा, तो ऐसे क्या हो जाएगा डेल्टा, और क्या हो जाएगा आपका अपसाइलेंट। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, वो बढ़ता हुआ जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत इसी को? तो ये जिनको दिखाने का ये तरीका, बस इतना, ये जो आपको बता रहे हैं लाइसिन का स्ट्रक्चर है, वो लाइसिन का स्ट्रक्चर बताने के पीछे बस यही रीजन है कि जो हमारा लाइसिन है ना, जो हमारा लाइसिन है, लाइसिन का जो आर ग्रुप है वो एक लंबी चेन है, वहां पे अल्फा के बाद भी बीटा गामा डेल्टा और अपसाइलिन क्या है आपके, कार्बन है। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अल्फा अमीनो एसिड की बात किया था। हमने यही कहा था कि अल्फा अमीनो एसिड, जितनी भी अमीनो एसिड होंगी वो क्या होंगी आपकी, अल्फा अमीनो एसिड होंगी। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हम लोग बात कर रहे थे, तो अल्फा अमीनो एसिड जो होती है वही क्या करती है आपका, प्रोटीन बनाती है। तो बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन वो तो आर ग्रुप का है ना, वो तो मेन में थोड़ी ना है, वो क्या है आपका साइड है, वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत इसी को नहीं ना? तो यहां तक बात आपका हो गया है, और इतना मैं आप लोगों को भेज दूंगा, इसका जो है मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, ठीक है। क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे पीछे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये अमीनो एसिड नहीं है। वो बताने का तरीका है ना कि यल फॉर्म और डी फॉर्म बताने के, समझाने के लिए। तो बना लीजिए ना, कहते ये ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं जानते हैं आप? ये वाला, तो क्या दिक्कत है इसमें? सही तो है, यल फॉर्म और डी फॉर्म है, वही चीज तो रिपीट किया गया है। एक ही चीज को दो तीन तरीके से बना सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्या क्या है? अरे भाई एक ही स्ट्रक्चर है, बस बनाने का तरीका अलग अलग तरीके से बना दिया गया है। एक ही चीज है ना, वो काम का थोड़ी दिख रहा है आपको, देखिए इसमें क्या है, अंदर क्या दिख रहा है। वही चीज बस बनाने का तरीका तीन तरीके से बना दिया गया है। एक ही चीज को तीन तरीके से बना दिया, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बात समझ में आया ना?
यहाँ तक बात क्लियर हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ देखो, देखो एक चीज देखो, मैं मतलब ये रटा थोड़ी ना है, लेकिन वही जो मैं बोलता हूँ जो समझाता हूँ, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन लिखा वही रहेगा। अब तो क्या लिखा है, द अमीनो एसिड रेजिड्यू इन प्रोटीन आर यल स्टीरियो आइसोमर, ये लिखा है ना कि हमने क्या कहा, ओनली यल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो यही ये भी तो वही बात कर रहे हैं कि जो प्रोटीन बनाएगा, करें अमीनो एसिड रेजिड्यू इन प्रोटीन, अमीनो एसिड का रेजिड्यू का मतलब प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड का वो रेजिड्यू जो प्रोटीन बनाता है वो क्या होगा आपका, यल स्टीरियोमर का होगा। यही ना बोला था, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, देखो क्या लिखा है, नियरली ऑल बायोलॉजिकल कंपाउंड विद अ कायरल सेंटर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, वैसे हम थ्योरी पढ़ते नहीं है लेकिन आपको इसे बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग ना। तो क्या लिखो, नियरली ऑल बायोलॉजिकल कंपाउंड विद अ कायरल सेंटर आकर नेचुरली इन ओनली वन स्टीरियोमेरिक न फॉर्म आइदर डी फॉर्म और यल फॉर्म। करें कि अगर हम किसी भी अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं तो वो या तो यल फॉर्म में रहेगा या डी फॉर्म में रहेगा, कोई ऐसा अमीनो एसिड नहीं होगा जो यल और डी दोनों फॉर्म में रहे, समझ रहे ना, कोई ऐसा अमीनो एसिड नहीं होगा जो यल और डी दोनों फॉर्म में रहे, या तो यल फॉर्म में रहेगा या फिर क्या रहेगा आपका, डी फॉर्म में रहेगा। और यल फॉर्म और डी फॉर्म क्या होता है आपको पता चल ही गया है। फिर कह रहे हैं आपका, द अमीनो एसिड रेजिड्यू इन प्रोटीन मॉलिक्यूल आर ऑलमोस्ट ऑल यल स्टीरियोमर, सही बात है ना, यल स्टीरियोमर्स विद लेस देन 1% फाउंड इन डी कॉन्फिगरेशन। करें 99% क्या होगा आपका, यल फॉर्म होता है, और 1% क्या हो जाएगा आपका, डी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं द रेयर डी अमीनो एसिड रेजिड्यू जनरली हैव अ प्रिसाइज स्ट्रक्चर पर्पज एंड दे आर इंट्रोड्यूस इन द प्रोटीन बाय एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन टू आकर आफ्टर अ प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम। कह रहे हैं कि 99% केस में क्या होता है, जो प्रोटीन बनता है वो किसका बनता है आपका, यल फॉर्म में, एक आध ऐसे एक्सेप्शनल केस में क्या होता है आपका डी फॉर्म होता है। लेकिन जो डी फॉर्म जनरली क्या होता है ना, जैसे अभी पढ़ेंगे हम लोग, खैर आप लोग चले जाएंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, आज पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ना, डिटेल पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, उसमें हम लोग बात करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, तो जो आज देखना है कि बैक्टीरिया में जो सेल वाल होती है, तो बैक्टीरिया क्या होती है, बैक्टीरिया के बाहर क्या होती है, सेल वाल होती है। तो जो बैक्टीरिया के बाहर सेल वाल होती है, वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। तो जो वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर किसकी बनी होती है, वो बनी होती है डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। मतलब जो डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड होता है वो क्या बनाता है, जो बैक्टीरिया का सेल वाल होता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर होती है, उसको बनाने में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये बात इसमें हो जाएगी। तो वही बात हमने आपको बताया, जो आपका कि यल फॉर्म अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, डी फॉर्म मतलब एक हो गया 99% और एक हुआ ये परसेंट, अंतर नहीं है, 99 को काउंट करोगे ना, एक क्या काउंट करोगे, तो ये आपकी बात हो जाएगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया था, वहां तक आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड बाय आर ग्रुप। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल क्लासिफाई करेंगे, और इसी पे क्या आता है आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये क्या होता है, इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे कल लेक्चर में, कि नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन से होते हैं, नॉन पोलर एलिफैटिक कौन से होते हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे, एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे, पोलर अनचार्ज ग्रुप के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पोलर चार्ज में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आर ग्रुप हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज क्या हो जाएगा आपका आर ग्रुप। यही आपको समझना है। अभी आज वाला तो क्या है, इंट्रोडक्शन है, आज वाला तो इंट्रोडक्शन है, इसको आप समझ लेंगे, तब यहाँ से फिर आपको निकालना होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा कल हम एक दूसरी इमेज अपलोड कर देंगे यहाँ पे, तो थोड़ा आपको क्या हो जाएगा, और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको जो है डिटेल हम लोग कर लेंगे ना। तो अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ आया है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऐसे करके ग्राफ आएगा आप एग्जाम में ना, ऐसे करके ग्राफ ना, तब आपको समझना होगा ये ग्राफ का मतलब क्या होता है ना, जब तक आप यही सब आएगा आप एग्जाम में, और जब भी पढ़ रहे थे वो सब नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इसको नहीं सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ना, तो उसके बाद देख रहे हैं ना, ये हम लोग पढ़ेंगे ना, प्लेन पोलराइज लाइट वाला, जो बता रहे थे ना आपका, ये क्या है आपका, जब ये लाइट पड़ेगी ना, यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, ये क्या है आपका, ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ना,
आप देखिए यहाँ पे बी एल लैम्बर्ट लॉ का नाम सुना है आपने? बी एल लैम्बर्ट लॉ ना, देखो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मॉलिक्यूल, द बी एल लैम्बर्ट लॉ ना। बी एल लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, उसके बेस पे हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे ना। ये देखेंगे कि कौन सा अमीनो एसिड जो होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है और कौन सा आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। कल 10 बजे जो है इसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।